वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रमन जी के परिवार में उनकी माँ कल्पना जी, उनकी बेटी दीपाली और उनकी पत्नी जानवी रहते हैं। रमन जी और जानवी दोनों अच्छे पदों पर हैं। कल्पना जी और दीपाली को लोग मजाक में फूल और पत्ती कहते हैं। जिस साल दीपाली पैदा हुई उसी साल कल्पना जी अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर उनके संग रहने आ गई। पोती दीपाली ही अब उनके जीने का सहारा थी, वरना नौकरों की फौज के संग दिमाग मारने के अलावा इस घर में और करने को था ही क्या। दादी के लाड़ प्यार में दीपाली बड़ी होने लगी और उनके बीच प्यार भी गहरा होता चला गया। उम्र और पीढ़ियों का फर्क दिलों के बीच कभी नहीं आया। दोनों जितनी मन से भजन सुनती उतनी ही मन से फिल्मी गाने सुनती। मंदिर जाना उनकी दिनचर्या में ऐसे ही शामिल था जैसे कि जिम जाना। दोनों जितना खिलखिलाते हुए कार्टून का मजा लेती थी उतने ही मन से पुरानी हिंदी फिल्मों का। बाहर वाले तो क्या, खुद रमन और जानवी के लिए भी यह अजीबोगरीब जोड़ी कौतुक का विषय थी। एक और ख़ास बात थी इस जोड़ी की, दोनों आपस में कितना भी लड़ झगड़ लें, मनमुटाव कर लें, लेकिन किसी तीसरे द्वारा हस्तक्षेप करने पर तुरंत एक हो जाती थी। एक दिन रमन घर आया तो वहाँ एक अजीब नज़ारा था। एक और लाइन से कुर्सियाँ रखी हुई थी, दूसरी ओर खुद दीपाली दादी का हाथ पकड़े हुए थी। दादी दोनों पैरों में स्केट्स बांधे सहारे से चलने की कोशिश कर रही थी। रमन जी देखते ही बोले, यह क्या तमाशा है दीपाली, खोलो दादी की स्केट्स। और आप भी ना माँ, अभी गिरकर हाथ पैर तोड़ बैठी तो इस उम्र में हड्डियाँ भी नहीं जुड़ेंगी। किसके दिमाग की उपज है यह सब दीपाली बोली, वो पापा मैंने ही कहा था दादी से कि चलकर देखो मज़ा आएगा। कल्पना जी बोली, अरे नहीं, मैंने ही जिद पकड़ ली थी। उनकी बातें सुनकर रमन बेचारा हैरानी से दोनों की ओर देखता रह गया। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चल पाता। छोटी सी दीपाली अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। स्कूल बदल गए, सोचने का अंदाज बदल गया, नहीं बदला तो वह था दादी का साथ और उनकी दोस्ती। दीपाली अब एक डेंटिस्ट बन चुकी थी। घर में उसकी शादी को लेकर बातें शुरू हो चुकी थी। जब जब दीपाली की शादी की बात छिड़ती, विदाई की बात सोचकर कल्पना जी भावुक हो जाती, आंखें भर जाती। रमन को मजबूरन बात बीच में ही बंद करनी पड़ती और उन्हें संभालना पड़ता। जानवी भी दिल से उनका दर्द समझती थी। माँ वह थी, लेकिन सिर्फ जन्म देने वाली। पाला तो दादी ने ही था। उनका इतना जुड़ाव स्वाभाविक था। इसलिए रमन और जानवी ने अपने तरीके से ही दीपाली के लिए लड़के की खोज शुरू कर दी। अपनी जाति बिरादरी में उन्हें जल्दी 3-4 अच्छे लड़के मिल गए। बात आगे बढ़ाने से पहले माँ को बताना और उनकी मंजूरी लेना जरूरी था। एक दिन दोनों ऑफिस से जल्दी घर आ गई। दीपाली भी अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी। माँ लॉन में कुर्सी डाले चाय के लिए उन्हीं का इंतजार कर रही थी। दोनों को साथ आते देखकर वे खुश हो गई। नौकर को चाय के लिए बोलकर वे फिर से लॉन में आ गई। तब तक रमन और जानवी भी फ्रेश होकर आ चुके थे। माँ का अच्छा मूड देखकर रमन ने अपने बताए रिश्ते की बात छेड़ दी। बात छिड़ते ही माँ का मूड बदल गया। किसी भी रिश्ते से वे खुश नजर नहीं आई। उन्होंने हर रिश्ते के लिए मना कर दिया। रमन और जानवी थके कदमों से बेडरूम में आकर बैठ गए। जानवी का गुस्सा फट पड़ा। वो बोली, माँ जी तो चाहती नहीं कि दीपाली की शादी हो। अपने स्वार्थ में इंसान इस कदर भी अंधा हो सकता है, मैंने यहीं आकर देखा है। रमन बोला, जानवी माँ दीपाली की दोस्त हैं। दीपाली की पसंद नापसंद, उनकी खुशी नाखुशी भी हमसे बेहतर जानती हैं। हो सकता है जो रिश्ते हमने खोजे हैं बात दीपाली सच में सुखी न रहे। जानवी ने नए सिरे से कमर कस ली। इस बार वो एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई। स्वजातीय, सुशील, अच्छे घर पर का लड़का, विदेश में डॉक्टर था। पता नहीं दीपाली उन्हें पसंद भी आएगी या नहीं, लेकिन उनकी मर्जी जानने से पहले माँ जी की मर्जी जानना जरूरी था। उसे पूरी उम्मीद थी कि माँ जी इस रिश्ते में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब माँ जी ने यह कहते हुए रिश्ते के लिए मना कर दिया कि तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी दीपाली को इतनी दूर जाने दूंगी। अरे विदेश में उसके संग कोई ऊंच नीच हो गई तो लड़की से ही हाथ धो बैठोगे। इतने किस्से सुन पढ़ लेने के बावजूद तुमने इस बारे में सोच कैसे लिया। अब तो जानवी का गुस्सा भी निकल पड़ा। जो कुछ अभी तक दिल ही दिल में उफन रहा था
सब कुछ जुबां पर आ गया। अंदर की कड़वाहट ने बाहर आकर सारे माहौल को खराब कर दिया था। कल्पना जी चुपचाप कमरे में आकर लेट गईं। माँ की चुप्पी रमन को आने वाले खतरे का आभास करा रही थी। देर रात दीपाली ने पापा को जगाया। पापा, दादी को घबराहट हो रही है। रमन और जानवी भागकर उनके पास पहुंचे। रमन बोला, डॉक्टर जोशी को बुला लेता हूँ, क्योंकि वो उनके फैमिली डॉक्टर थे। जानवी बोली, उनका घर बहुत दूर है, आने में देर लगेगी। माँ जी की बिगड़ी हालत देख वो बहुत घबरा गई थी। अंदर से यह बात उसे खाई जा रही थी कि उसकी वजह से ही माँ जी की तबीयत खराब हुई है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वो बोली, आप शर्मा जी के बेटे राज को बुला लीजिए, वह अच्छा डॉक्टर है। रमन बोला, लेकिन। जानवी बोली, यह मौका गड़ी मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। वह डॉक्टर है, पैसे की गंभीरता समझता है, मना नहीं करेगा। आप कहें तो मैं फ़ोन करती हूँ। रमन बोला, नहीं, मैं बुलाता हूँ। फ़ोन करने के 5 मिनट बाद ही राज वहाँ आ गया। अच्छे से जांच करके उसने कल्पना जी को ग्लूकोज पिलाया। कुछ ही देर में वे नॉर्मल हो गई। राज को दरवाजे तक छोड़ने आते हुए रमन ने धन्यवाद किया। फीस देनी चाहिए, लेकिन राज ने नहीं ली। राज बोला, वे मेरी दादी जैसी हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे बस। रमन बोला, वैसे उन्हें हुआ क्या था? राज बोला, शायद किसी मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हो गया है। कोशिश करें उन्हें कोई टेंशन न हो। वैसे अब वे बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी ज़रूरत हो तो आप निसंकोच बुला लीजिएगा। रमन बोला, थैंक यू बेटा। रमन खुद ही नहीं समझ पाए कैसे उनके मुंह से बेटा शब्द निकल गया। राज बगल वाली गली में रहने वाले न्यायिक अधिकारी विनोद शर्मा जी का बेटा है। किसी मुकदमे के सिलसिले में रमन और शर्मा जी में कहासुनी हो गई। तब से वे एक दूसरे से दूर रहने लगे। दोनों अधिकारियों ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। हालांकि राज की दादी हेमलता जी और कल्पना जी के बीच खूब पड़ती थी। दोनों अब भी रोज मंदिर में मिलती थी। इधर राज के व्यवहार ने रमन को सारी कड़वाहट बुला देने पर मजबूर कर दिया था। अगले दिन भी नर्सिंग होम जाते समय वह कल्पना जी को देख गया था। हेमलता ने भी फोन पर हालचाल पूछ लिया था। जानवी उनकी उदारता के आगे दबती जा रही थी। वो बोली, हमें राज को सपरिवार खाने पर बुलाना चाहिए। उसने फीस भी नहीं ली है। अब भी लोग पिछली सारी कड़वाहट बुलाने को तैयार हैं, तो हमें भी अपनी अकड़ छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी प्रशासनिक मुद्दों को व्यक्तिगत रिश्तों से अलग ही रखना चाहिए। जानवी की बात में रमन को दम न चढ़ाया। पूरे परिवार को डिनर पर बुलाया गया। जानवी ने दीपाली की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाने का ढेर लगा दिया। खाने के स्वाद और खुशबू ने रिश्ते में भी मिठास घोल दी। बड़े ही प्यार भरे वातावरण में शर्मा परिवार ने विदा ली। राज की विनम्रता और सज्जनता ने रमन और जानवी का मन मोह लिया था। रात को बेडरूम में दोनों ही करवटें बदल रहे थे। जानवी बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? रमन बोला, तुम भी राज के बारे में सोच रही हो? काश वह हमारी जाति का होता तो मैं इसी पर उसे अपना दामाद बना लेता। जानवी बोली, क्या फ़र्क पड़ता है जाति के अलग होने से? बस प्यार होना चाहिए, ताकि गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी चलती रहे। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है राज हमारी दीपाली को और आकर्षित है। चुपके से बार बार उसी को देखे जा रहा था। और दीपाली ने भी जितनी उत्साह से खाना बनवाया और सबको खिलाया, लगता है उसके दिल में भी राज के लिए कुछ है। रमन बोला, तुम औरतों की दिव्य दृष्टि का कोई मुकाबला नहीं है। जानवी बोली, आपको तो हर बात में मजाक सूझता है। देख लेना मेरी बात झूठ निकले तो। रमन बोला, अच्छा मान लिया, पर माँ कभी राजी नहीं होंगी। वो कितनी भी आधुनिक हो, लड़का भी बिरादरी का ही चाहेंगी। जानवी बोली, हाँ यह तो है। रमन बोला, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अब सो जाते हैं, तुम भी थक गई होंगी। अगले दिन ही रमन ने दोस्त की समस्या के नाम पर पूरी कहानी तोड़ मरोड़ कर माँ के सामने रख दी। अब आप ही बताइए माँ, मात्र विजातीय होने के चलते इतने होनहार, सुशील, संस्कारी, विनम्र लड़के को हाथ से निकलने देना बेवकूफ़ी नहीं है? कल्पना जी गहरे सोच में डूब गई थी। बात तो तू सही कह रहा है, पर लोहा गर्म देख रमन ने अगली चोट की। लड़का लड़की हमेशा सुखी रहें, इससे ज़्यादा मैं और क्या चाहिए? कितने ही देखभाल कर की गई शादी सफल नहीं हो पाती। फिर अगर लड़का लड़की बिना बताए अपनी पसंद से शादी कर लें? कल्पना जी गंभीर होते बोली, हाँ यह तो है। रमन बोला, अच्छा माँ, राज कैसा लड़का है? अब वो मुद्दे की बात पर आ गया था। कल्पना जी बोली, अच्छा है, पर क्यों पूछ रहा है? माँ के माथे पर सलवटें उभर आई थी।
वो अपनी दीपाली के लिए कैसा रहेगा, दोनों डॉक्टरी के प्रोफेशन में हैं। हम उम्र परिवार भी एक जैसा है, आपको पसंद नहीं है तो रहने देते हैं। कल्पना जी बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो खुद ही सोच रही थी, बस वो थोड़ा जाति और तुम लोगों के आपसी संबंधों की वजह से झिझक रही थी। पर अभी तूने जो दोस्त का मामला समझाया तो मुझे लगता है इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, दोनों सुखी रहें। फिर भी एक बार दीपाली से। रमन बोला, वो मैं पूछ लूँगा। अपनी जीत पर उछलता हुआ रमन जानवी के आगे गर्व से इठलाया, देखी मेरी रणनीति। तभी पीछे से सम्मिलित हंसी सुन वह चौंका। माँ और दीपाली बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा पा रहे थे। अब तो जानवी भी उनमें शामिल हो गई थी। वो बोली, माँ जी की रणनीति के आगे अब चारों खाने चित हो गए हैं। कल्पना जी बोली, मैं समझाती हूँ बेटा, दीपाली और राज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब घर में दीपाली की शादी की बात होने लगी तो उसने मुझे सब बता दिया। मैंने कह दिया यह संभव नहीं है, उसे भूल जा। वह रोने लगी और बस यही तुम्हारी माँ हार जाती है। उसके आंसुओं ने मुझे पिघला दिया। फिर सोची समझी रणनीति के तहत जो हुआ तुम्हारे सामने है। रमन बोला, वाह, मैं तो हार कर भी जीत गया, राज जैसा दामाद जो मिल गया। कल्पना जी बोली, अभी तो आधी जीत हुई है बेटा, राज के माता पिता को राजी करना भी बाकी है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, राज के अलावा हमारा एक मोहरा वहाँ भी काम कर रहा है। कौन? हैरानी में रमन और जानवी के मुंह से एक साथ निकला। तभी फ़ोन बज उठा। रमन ने फ़ोन उठाया। हेलो रमन, विनोद बोल रहा हूँ। यार, शाम से ही माँ के दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दीपाली बेटी को भिजवा सकते हो या माँ को लेकर आऊँ? पलक झपकते ही रमन सारा माजरा समझ गया और बोला, अरे नहीं, माँ जी को क्यों तकलीफ़ देते हो, दीपाली आ जाएगी। फिर उसने आवाज़ दी, दीपाली बेटी। दीपाली अपना बैग लेकर तैयार खड़ी थी, रेडी फॉर मिशन इम्प्रेशन, ऑल द बेस्ट। सबके मुँह से एक साथ निकला। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।